यही है हमारी अंतिम चरण, और पूरे साल हमने क्या किया इसकी जानकारी सब जो परिवार वाले हैं उनको, मोहल्ले वालों, पड़ोसियों को इसी से मिल जाएगी। तो साथियों चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। सब्र रख पड़ोसी, तेरा तो वक्त है हमारा दौर आएगा। तो दिखा दो अंजाम और हो जाओ तैयार अपने जो परीक्षा आ रही हैं फोड़ने के लिए, उनके लिए। तो चैप्टर चलते हैं, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास, अध्याय 3 है ये, ठीक है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना या भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण। इसमें पहला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी से पहले हुए विभिन्न प्रकार के वैश्विक आदान प्रदान के उदाहरण दीजिए। ये जो वैश्विक आदान प्रदान हुए थे इनका उदाहरण देना है। पहला प्रश्न बोल रहा है, एक उदाहरण एशिया और दूसरा अमेरिका से लीजिए। ये जो अमेरिका और एशिया हैं ये हमारे महाद्वीप हैं, समझे। इन्हीं में, एशिया में हमारा भारत भी आता है और अन्य देश आते हैं इसमें। और ये अमेरिका है, ये अलग दो डिवाइड में बटा हुआ है, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दो महाद्वीपों में बटा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट एशिया की तरफ। एशिया मार्ग 17वीं शताब्दी से पहले जीवांत पूर्व आधुनिक व्यापार का एक अच्छा उदाहरण माना जाता था, ठीक है। ये जो एशिया मार्ग था हमारा वो जीवांत आधुनिक पूर्व बहुत अच्छा मार्ग माना जाता था, ठीक है। इतिहासकारों ने एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले कई रेशम मार्गों की पहचान की है। जो इतिहासकार थे उन्होंने बताया है कि हमारे जो कई रेशम मार्ग थे जिनसे जो अफ्रीका और उत्तरी रेशम मार्ग हैं वो जुड़े हुए हैं। जो स्थल समुद्री मार्गों से थे, कुछ जो स्थल थे वो समुद्र मार्ग से थे और कुछ स्थल मार्ग से थे, जो रास्ते थे स्थल मार्ग से थे। इन मार्गों का इस्तेमाल भारत, दक्षिण पूर्व एशिया से चीनी मिट्टी के बर्तन, कपड़े, मसाले व्यापार के लिए किया जाता था। ये जो उत्तर दक्षिणी पूर्व एशिया था इसमें कुछ आदान प्रदान होता था, व्यापार होता था, जिसमें व्यापार होता था हमारे मिट्टी के बर्तनों का, कपड़ों का, मसालों का इत्यादि। बदले में कीमती धातुएं, पहले जो मुद्रा नहीं चलती थी, मुद्रा की जगह धातुओं का प्रयोग किया जाता था। इसमें से जो महत्वपूर्ण धातु थी सोना और चांदी थी। यूरोप से एशिया आती थी। दूसरे प्राचीन काल में बौद्ध धर्म एशियाई मार्गों का प्रतिच्छेद बिंदुओं के माध्यम से कई दिशाओं में फैल गया। ये जो अपना रेशम मार्ग थे उनका प्रयोग अपने जो व्यापार के लिए तो किया जा रहा था, साथ के साथ साथियों हमारे जो धर्म प्रचारक थे उनके वे भी अपना इन्हीं मार्गों का प्रयोग कर रहे थे अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपने धर्म का प्रसार करने के लिए। तो इसमें बताया गया है कि ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम प्रचारकों ने भी इन मार्गों से यात्रा की। जो ईसाई थे उन्होंने भी अपने धर्म का प्रचार किया और जो मुस्लिम थे उन्होंने भी इन मार्गों से ही अपना प्रचार किया था धर्म का। और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज, जो अमेरिका की खोज मानी जाती है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा मानी जाती है, ठीक है। हमारे कई आम पदार्थ जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनका भी माना जाता है कि जो अमेरिकी भारतीय थे उन्हीं के द्वारा इनका जो खोज हुई है इनके द्वारा ही की गई है। इनका सबसे प्रथम जो प्रयोग किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। 16वीं शताब्दी से अमेरिका की विशाल भूमि, प्रचुर मात्रा में फसलें, खनिज, हर तरह व्यापार और जीवन को बदल दिया। जो 16वीं शताब्दी में व्यापार था वो अमेरिका का बहुत तो तेजी से उभर रहा था, और जो वहां के व्यापार थे वो, और जहाँ कृषि हो रही थी, हर तरह से मतलब क्रांति ला रही थी अमेरिका के जो भूमि थी, ठीक है। मैक्सिको की खाद्यान्न, चांदी जैसी कीमती धातुओं से यूरोप की संपत्ति को बढ़ावा दिया। तो पेरू और मैक्सिको की जो खाद्यान्न थी उन्होंने संपत्ति को बढ़ाया, ठीक है। एशिया के साथ व्यापार को वित्त पोषित किया। दक्षिण अमेरिका की काल्पनिक संपत्ति के बारे में 17वीं शताब्दी में यूरोप में किंवदंतियां फैल गईं और काल्पनिक शहर एल डोराडो की खोज, कई अभियान शुरू हुए। ये जो काल्पनिक शहर माना गया है एल डोराडो, माना गया है कि ये सोने के रूप में था, क्योंकि
ये जो काल्पनिक ही हो सकता है, वैसे तो हो नहीं सकता कि सोने से मड़ा हुआ था, नहीं। यहाँ जो है ना ज्यादा खदान पाई गई थी सोने की, तो इसलिए इसे काल्पनिक शहर माना गया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? आखिर ये ब्रेटन वुड्स समझौता था क्या? ठीक है, युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक दुनिया में आर्थिक स्थिरता और रोजगार को बनाए रखना था। ये जो युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली बनी थी, इसका जो उद्देश्य था कि जो देश की अर्थव्यवस्था दुष्ट हो गई है उनको बढ़ाया जाए, उन्हें फिर से एक राष्ट्र के रूप में उभारा जाए, तो इसका यह उद्देश्य था। ठीक है, जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स में आयोजित राष्ट्रीय मौद्रिक वित्त सम्मेलन इसकी रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, जो हैम्पशायर थे इन्होंने ब्रेटन वुड्स में जो सहमति प्रदान की गई थी वो वित्तीय मौद्रिक और मुद्रा मौद्रिक पर। ठीक है, जो मुद्रा मौद्रिक थी इन पर सहमति व्यक्त की थी। ब्रेटन वुड्स समझौते में निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना की। जो ब्रेटन वुड्स था इसमें कई संस्थाओं की स्थापना की गई थी, क्योंकि ये संस्था इसीलिए की जा रही थी क्योंकि जो राष्ट्र थे वो अपनी जो खो चुके थे, एक तरह से आर्थिक व्यवस्था थी उनकी ध्वस्त हो गई थी। ठीक है, तो उन्हें एक उभरते राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जो एक व्यवस्था थी इसमें एक फेमस थी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका उद्देश्य अपने सदस्य देश के बाह्य अधिशेष और घाटे को निपटाना था। ये जो इसका उद्देश्य था, ये जो देश में घाटा था और जो लोगों के बाह्य अधिशेष थे, जो खर्चा था उनका ऊपर, उनको निपटाना था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, विश्व बैंक की स्थापना युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के वित्त पोषण के लिए की गई थी। ये जो इनकी स्थापना की गई थी वो इनके वित्त पोषण के लिए की गई थी, जो उनका खर्चा, मतलब एक तरह से उन जो राष्ट्र थे उनका जो वित्त था उनका बहुत कम हो गया था, इसीलिए उपयुक्त संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्थाएं या ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना है। ये जो संस्थाएं उभर कर आ रही थी इन्हें ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना गया था। जैसे कौन कौन? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, वित्तीय, राष्ट्रीय मौद्रिक, वर्ल्ड बैंक, विकास बैंक, बाह्य अधिशेष, ये जो अलग अलग संस्थाएं बन रही थी इन्हीं के लिए जो ब्रेटन वुड्स कहा गया है। ठीक है, युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली ने अक्सर ब्रेटन वुड्स प्रणाली के रूप में वर्णित किया। यह निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। राष्ट्रीय मुद्राएं एक निश्चित विनिमय पर डॉलर से जुड़ी हुई थी। ये जो मुद्राएं थी डॉलर से जुड़ी हुई थी और सोने के प्रति एक औंस, सोने का जो एक औंस था वो $35 के बराबर था। डॉलर की निश्चित कीमत पर सोने से जुड़ा था, जो $35 से जुड़ा हुआ था एक औंस उसका सोने का। ठीक है, इन संस्थाओं ने निर्णय लेने की प्रक्रिया पश्चिम औद्योगिक शक्तियों और नियंत्रित होती थी। ये जो इसमें औद्योगिक नीति नियंत्रित होती थी। अंतरराष्ट्रीय के पास IMF, विश्व बैंक के प्रमुख निर्णय लेने का वीटो था। ये जो अमेरिका था इसके पास था इनके जो प्रबंध था, सारा जो संस्था हैं IMF और विश्व बैंक, इनकी जो सारी व्यवस्था थी वो अमेरिका के पास थी। वो इसे चालू भी कर सकता था, बंद भी कर सकता था, जो इस पर नियंत्रण पाता था वो अमेरिका था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है अपना, महामंदी का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। विस्तार पूछ सकता है, इसका पॉइंट ले सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है तुम्हारा एग्जाम की दृष्टि से। किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे थे, इसमें जो पहला प्रश्न पॉइंट मान सकते हैं, अमेरिका की महामंदी पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है,
इसमें है कि जो किसान थे वो अपनी फसल नहीं बेच पा रहे थे। दूसरा है घटती आय का सामना करते हुए अमेरिका में कई परिवार उधार के लिए पैसे नहीं चुका रहे थे। जो उनकी आय थी वो बहुत कम हो गई थी और उन्होंने पैसे ले रखे थे, वो पैसे नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए जो अमेरिका में महामंदी आई थी उन्हें अपने घर, कार और अन्य टिकाऊ सामान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब आय कम हो जाएगी तो वो खुद ही जाएंगे, कहीं दूसरे शहर में जाएंगे, काम की तलाश में जाएंगे, बेरोजगारी है, ठीक है, तो उन्हें वैसे भी छोड़ना पड़ेगा। चौथा है कि औद्योगिक उत्पादन में लगभग 35% की गिरावट दर्ज की गई थी। जो वहां फैक्ट्री थी और जहां कंपनी वगैरह हो उनमें जो उत्पादन था लगभग 35% गिर गया था। बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी। 1933 में 17 मिलियन तक पहुंच गई थी। जो बेरोजगार थे उनकी संख्या 17 मिलियन दर्ज की गई थी। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ी, लोग काम की तलाश में निकल गए, लंबी दूरी तय करने लगे। अंततः अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली ध्वस्त हो गई। जब लोग नहीं रहेंगे किसी राष्ट्र में तो बैंक यूज कौन करेगा? तो इसी तरह से उनकी जो बैंकिंग प्रणाली थी वो भी ध्वस्त हो गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हेनरी फोर्ड ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर उत्पादन में क्रांति कैसे ला दी? आखिर जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने क्रांति किस प्रकार ला दी जब अमेरिका में महामंदी चल रही थी? तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने योगदान दिया होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा दिमाग लगाया होगा, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, हेनरी फोर्ड ने डेट्रॉइट में अपने कार प्लांट में शिकागो में बुचड़खाने की असेंबली लाइन को अपनाया। जो कार प्लांट शिकागो में बनाया था उन्होंने, उसमें बुचड़खाने की असेंबली, जैसे बुचड़खाना बोल सकते हैं मांस का जो कारखाना हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, असेंबली लाइन में वाहन के उत्पादन एक तेजी रास्ता अपनाया। जो वाहन का उत्पादन किया जाता वो तेज रास्ते, इससे तेज रास्ता क्या था कि जो श्रमिक थे उन्होंने श्रमिक को एक ही काम को यत्रवत लगातार दोहराने के लिए मजबूर किया। जो तेज रास्ता क्या था उनका कि एक जो श्रमिक है वो एक काम ही करेगा और लगातार वही काम करता रहेगा, तो इससे एक्सपीरियंस होगा आदमी को, जो श्रमिक है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो वैसे भी वो तेज काम करेगा। जब एक आदमी लगातार एक काम करता रहेगा तो ज्यादा उसमें कुशल हो जाएगा। जैसे आप हैं, आप अगर एक प्रश्न को लगातार पढ़ते रहेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो यही उन्होंने अपने दिमाग लगाया। और तीसरा पॉइंट है, इससे एकल कार्य में उसकी दक्षता और उत्पादन में गति बढ़ गई। जब एक काम लगातार आदमी कर रहा है तो तेज का काम करेगा, ठीक है। चौथा है, इन्होंने एक रूल लगाया था कि कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़े होकर कोई भी व्यक्ति जो श्रमिक है कोई भी वो देरी नहीं करेगा, मतलब ब्रेक नहीं लेगा कन्वेयर बेल्ट के सामने। जब ब्रेक नहीं लेगा तो श्रमिक परेशान हो गया, बोला यार बिना ब्रेक के हम कैसे काम करेंगे। तो शुरुआत में कई श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। जब श्रमिक परेशान हो गया तो वो खुद काम छोड़ के जाने लगे, बोले कि इस प्रकार से काम नहीं हो पाएगा हमसे, हम जा रहे हैं और तुम ब्रेक के लिए भी मना कर रहे हो और तेज गति से काम करवा रहे हो। तो क्योंकि वे काम तनाव का सामना नहीं कर पा रहे थे, जो काम का तनाव था उसका सामना नहीं कर पाए थे, इसलिए जा रहे थे। तो हेनरी फोर्ड बोले यार इस प्रकार से तो काम नहीं हो पाएगा, और उन्होंने फिर दिमाग लगाया, बोला मैं मजदूरों जो मजदूर थे उन्होंने उनसे कहा, बोला कि हेनरी फोर्ड ने उनको मजदूरी को दोगुना कर दिया। बोले कि हम तुम्हारी मजदूरी है वो दोगुनी कर देंगे, लेकिन जो काम है हमारे अकॉर्डिंग करना होगा तुम्हारे लिए। तो मजदूर बोले ठीक है, और इसके खिलाफ उन्होंने कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को बढ़ा दिया। जो कन्वेयर बेल्ट थी उसकी गति बढ़ा दी। बोले कोई बात नहीं, हम दुगनी मजदूरी देंगे तुम्हारे लिए, और हम बोल रहे हैं जैसे काम करो। और बढ़ई और बल्कि ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो बढ़ई थे और जो ट्रेड यूनियन थे थोक विक्रेता, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की व्याख्या कीजिए। जो परिणाम क्या थे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए विनाश का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आखिर क्या क्या विनाश हुए थे उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट है मृत्यु और विनाश। इसमें कितनी मृत्यु हुई थी और क्या क्या विनाश हुए थे, समझे। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से लोग अधिक मारे गए थे।
इसमें जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे और विश्व की 3% जनसंख्या, कितनी, विश्व की 3% आबादी के लोग मारे गए थे, तब लाखों में लोग घायल हुए थे और कई जो बड़े शहर थे वो राख हो गए। टोटल 10 लाख संख्या मानी गई है और ये तो लगभग में मानी गई है, और इसमें माना गया है कि 3% लोग कम से कम विश्व के, जानते हो कितनी आबादी हो गई, बहुत ज्यादा भारी विनाश हुआ था जनसंख्या का और लाखों से अधिक घायल हो गए और शहर तहस नहस हो गए। ठीक है, विनाश हुआ था शहरों का। और दूसरा पॉइंट है कृषि को क्या नुकसान हुआ और जो व्यापार और उद्योग थे उनको क्या नुकसान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कृषि, व्यापार और वाणिज्य को बहुत ही नुकसान हुआ। विभिन्न देशों में लड़ी हुई भयानक लड़ाइयों से उनके जो हिस्से थे कृषि के वो बंजर बन गए, उनकी जो कृषि थी वो ध्वस्त हो गई, नष्ट हो गई कृषि, और उनके जो बड़े बड़े क्षेत्र थे जहां लड़ाइयां लड़ी गई थी वहां भूमि बंजर हो गई, वहां फसल का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। विभिन्न देशों में लड़ाई भयानक लड़ाई से भूमि के कई हिस्से बंजर हो गए और लाखों उद्योग नष्ट हो गए, जिनसे औद्योगिक उत्पादन में भारी क्षति हुई। जो कई उद्योग थे वो अपनी अस्तित्व खो दिया उन्होंने और भारी उत्पादन में भी हानि हुई थी क्योंकि उत्पादन नहीं हो पा रहा था। जब उद्योग नष्ट हो गए तो उत्पादन कहाँ से होगा, उत्पादन नहीं हो पा रहा था। और जो कच्चे माल के कई उद्योग थे वो भी नष्ट हो गए थे। कच्चे माल में आ सकते हैं हमारे डीजल, पेट्रोल और अन्य जो गैस वगैरह भी, जिनको शोधन के द्वारा शुद्ध करके प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें कच्चे माल बोल सकते हैं। तीसरा है सोवियत रूस की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि। जो सोवियत रूस था उसकी शक्ति किस प्रकार से बढ़ी और उसकी प्रतिष्ठा थी, जो आत्मशक्ति थी, वो किस प्रकार से बढ़ी। द्वितीय विश्व युद्ध ने सोवियत संघ की शक्ति प्रतिष्ठा को बढ़ाया। ये द्वितीय विश्व युद्ध था, उसने सोवियत संघ में कई वो थे देश शामिल। तो सोवियत संघ जो यूनियन था इसमें कई देश अपनी अलग अलग भागीदारी कर रहे थे, तो अपनी अपनी आत्मशक्ति में बढ़ावा दे रहे थे। चौथा है आर्थिक प्रणाली। ये जो आर्थिक प्रणाली थी वो किस प्रकार की हो गई थी। युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली मुख्य उद्देश्य औद्योगिक दुनिया में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को संरक्षण करना था। इसका मतलब जो उद्देश्य था, जो राष्ट्र थे जो अपना अस्तित्व खो चुके हैं उनका अस्तित्व उभारना, और जो अलग अलग देश हैं जो अपनी अपनी क्षमता खो चुके हैं, मतलब अपना आत्मविश्वास है वो खो चुके हैं कि हम जो है एक विकसित राष्ट्र नहीं रहे, उन्हें उभारने के लिए अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की जा रही थी कि आप अपना जो फंड है वो जमा करें और कुछ कर ले सकते हैं, कर्ज ले लेके अपने राष्ट्र को विकसित कीजिए, जैसे भी हो सकता है संभावना, इसके लिए अलग प्रयास किए जा रहे थे। पूर्ण रोजगार को संरक्षित करने के लिए, जो पूर्ण रोजगार था उसको संरक्षित करने के लिए, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अपने सदस्य देशों में बाहरी अधिवेशन को घाटे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना, पुनर्निर्माण और विकास के अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक लोकप्रिय के रूप में, इसको जो लोकप्रिय में माना जाता है कि वर्ल्ड बैंक, जो आज फेमस है वर्ल्ड बैंक के नाम से ही, इसके रूप में जाना जा सकता है कि इसकी स्थापना युद्ध के बाद पुनर्निर्माण को वित्त देने के लिए की गई थी। ये जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी वो जो राष्ट्र है उनके लिए विकसित करने के लिए की गई थी। जो अपना राष्ट्र विकसित करना चाहता है वो उससे वित्त ले सकता है, कर्ज ले सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कॉर्न लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं छांट कर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको एनालाइज करके लिए हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाएं पेपर से पहले और अपने पेपर को फोड़ कर आए। जो पड़ोसी आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं उन्हें जवाब दें, समझे। तू सब्र कर पड़ोसी, तेरा तो वक्त आया, हमारा दौर आएगा, उन्हें दिखा दो अंजाम। इसमें पहला पॉइंट है कॉर्न लॉ को खत्म करने से खाद्यान्न मुक्त व्यापार हुआ। जो व्यापार था वो खाद्यान्न मुक्त हो गया। दूसरा है
कौन लोगों को खत्म करने के बाद ब्रिटेन में भोजन आयात देश में उत्पादित होने की तुलना अधिक सस्ते में किया जा सकता था। इससे जो लाभ था कि जो कौन लोगों को खत्म करने से क्या प्रॉफिट हो सकता है, तो सस्ते में हमारे लिए खाद्यान्न मिल सकते हैं और जो खाना है, भोजन है किसी भी राष्ट्र के लिए वो बहुत सस्ता हो सकता है। तीसरा है कि ब्रिटिश किसान आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। जो ब्रिटिश किसान थे वो प्रतिस्पर्धा भागीदारी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां भूमि, उनका जो भूमि थी बहुत कम उत्पादन कर रही थी। इस वजह से भूमि के विकास क्षेत्र बंजर रह गए और हजारों पुरुष महिलाएं काम से बाहर किए गए। जो हजार पुरुष महिलाएं थी, पुरुष थे, महिलाएं थी, उनको काम नहीं मिल पा रहा था, रोजगार के लिए भटक रहे थे और विदेश चले गए। जब उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा था, पूर्ण अपने जो पालन पोषण नहीं कर पाए थे अपने परिवार का, तो जिस वजह से वो बाहर जाने लगे, अपने राष्ट्र को छोड़कर जाने लगे। चौथा है कीमतों में गिरावट, आय में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि, खाद्यान्न की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल हो गया। इनके ये जो लोग थे वो चाह रहे थे कि जो खाद्यान्न है उनकी जो आय है उनमें जो कमी की जाए और हमारी जो आय है वो बढ़ाई जाए। क्यों? और जबकि ये उल्टा हो रहा था, जो खाद्यान्न थे उनके रेट बढ़ रहे थे और जो उनकी जो आय थी वो कम होती जा रही थी, जिस वजह से इनके जो आय और खाद्यान्न थे उनमें बहुत मेल हो गया था। समझे? चलते हैं नेक्स्ट, अपना जो पॉइंट है, रेशम मार्गों का क्या महत्व था। इससे जो एक लॉन्ग भी कराया है इसमें और मुझे इंपोर्टेंट लगा तो मैंने एक और रख दिया। इसी में जो प्रश्न है किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न है ये, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। रेशम मार्ग ने दुनिया को कैसे जोड़ा, 3 उदाहरण दीजिए और रेशम मार्गों की कोई 3 विशेषता बताइए। इसमें 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न है ये। इसमें पहला पॉइंट है, रेशम मार्ग दुनिया के दूर दराज के हिस्सों को जोड़ते थे। जो रेशम मार्ग थे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, तो जो इनका पहला काम हो सकता है कि ये देश विदेश को जोड़ रहे थे, अलग अलग हिस्सों को जोड़ रहे थे राष्ट्र के। जीवांत पूर्व आधुनिक व्यापार और संस्कृति संबंधों के एक अच्छे उदाहरण है। इसमें इस रेशम मार्गों के द्वारा धर्म का भी प्रचार किया गया था, अलग अलग धर्मों का अलग अलग प्रचार किया जा रहा था, तो इस वजह से ये सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। दूसरा है, रेशम मार्गों का इस्तेमाल चीनी व्यापारियों द्वारा अन्य देशों से रेशम निर्यात के लिए किया जा रहा था। ये जो चीनी व्यापारी थे वो रेशम के आयात और निर्यात के लिए यूज कर रहे थे इनका रेशम मार्ग, इसलिए नाम बढ़ा है। समझे? और तीसरा है, इन मार्गों का इस्तेमाल व्यापारियों द्वारा एक राष्ट्र दूसरे देश में माल का व्यापार करने के लिए किया जा रहा था। ये जो अलग अलग व्यापारी थे वो अपने देश से माल ले जा रहे थे, ला रहे थे, इनके जो प्रयोग इसीलिए किया जाता। चौथा है, व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हमेशा कठिन होता है। शुरुआती ईसाई मिशनरियों ने लगभग निश्चित रूप से इस मांग से एशिया की यात्रा की, जैसा कि कुछ शताब्दियों के बाद शुरुआती मुस्लिम प्रचारकों ने भी इसका प्रयोग किया है। जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने भी इसका प्रयोग किया और जो मुस्लिम थे उन्होंने भी किया, अलग अलग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इसीलिए इन्हें सांस्कृतिक और धार्मिक मार्ग नाम बताया गया। ठीक है? रेशम मार्गों प्रतिच्छेद बिंदुओं के माध्यम से कई दिशाओं में यात्रा की जा सकती थी। ये जो रेशम मार्ग थे इनकी जो दिशाएं थी वो कंफर्म नहीं थी, वो किसी भी दिशा में जा सकते थे। जैसे हमारी चारों दिशा हैं, चारों दिशा में तो फैले थे, उनकी जो शाखा है उनमें भी फैले हुए थे। ठीक है? चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्या है आगे। हमने महत्वपूर्ण जो मल्टीपल है वो लगाए हैं और आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वही लिए हैं हमने। इसमें पहला है कि अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर कहां से आए थे। जो गिरमिटिया मजदूर थे वो कहां से आए थे? पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है? दूसरा है, प्राचीन काल में कौड़ियों का उपयोग किस लिए किया जाता था? मुद्रा के रूप में। और संयुक्त राष्ट्र
अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य में 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया? जो संयुक्त राष्ट्र था उसमें कहां पे आयोजन किया गया था? न्यू हैम्पशायर में। निम्नलिखित में से कौन सा महामंदी का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? जो महामंदी थी अमेरिका में उसको किस कारण से आई थी? कृषि उत्पादन में गिरावट। चलते हैं नेक्स्ट। 5वां है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामूहिक रूप से धुरी शक्ति के रूप में जाने जाने वाली शक्तियों का समूह जो सबसे भारी महत्वपूर्ण थी, जिन जो सबसे ज्यादा ताकतवर थी, वो कौन कौन सी शक्ति थी? जर्मनी, इटली, जापान। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि इनकी जो शक्ति थी सभी राष्ट्रों से ज्यादा थी और इनका ही सबसे ज्यादा योगदान रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में। 18वीं शताब्दी तक कौन से जो दो देश थे वो सबसे अमीर माने जाते थे? भारत और चीन। टैरिफ से क्या तात्पर्य है? वस्तुओं पर लगाया गया कर। कर को टैक्स बोल सकते हैं आज के रूप में। और विश्व बैंक की स्थापना युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के वित्त आदान प्रदान के लिए। तो साथियों, कैसी लगी आपके लिए हमारी क्लास? और कमेंट में बताएं और अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें।